ठीक है, सपोज वी हैव टू लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी किसी भी एक रे के पाथ में हम कोई ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, मान लो एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है T, राइट, तो ये वाली लाइट तो चली जाएगी, बट ये जो रे ऑफ लाइट है जो इस ग्लास स्लैब से होके आएगी, इसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब यहां से देखो, ऐसे अगर आप इमेजिन करो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ये स्टार्ट हुई, ये यहां पहले पहुंच जाएगी, ये बाद में पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट ग्लास में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये कम स्पीड हो गई, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितनी देर में ये लाइट यहाँ आ जाएगी, ये बीच में कहीं होगी, बट जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, तब तक ये जो रे ऑफ लाइट है इट वुड हैव ट्रेवल्ड सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस। वेवफ्रंट का भी समझाया था आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। मतलब ये वाली रे ऑफ लाइट जब इस ग्लास स्लैब से निकलेगी, उतनी देर में ये रे ऑफ लाइट यहाँ नहीं, सपोज यहाँ से सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, बट जब ये पहली वाली यहाँ पहुंचेगी, ये दूसरी वाली थोड़ी आगे होगी, क्योंकि इसने तो सारा एयर में ट्रेवल किया है। तो कितना डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, मान लो इतना, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पाथ, या इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ऐसे लिखेंगे, व्हेन ए ग्लास स्लैब of thickness T is introduced in the path of light, then if phase difference is delta x is equal to mu minus 1 into T, is produced. डायरेक्टली फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे हम इंटरफेरेंस में, अभी YDAC पढ़ रहे हैं उसमें ये यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं बिना YDAC के बताऊंगा कि अगर एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको हम इंट्रोड्यूस करें तो एक पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 into T। कैसे होगा देखो, इसको प्रूव कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट वैसे हमने यही यूज करनी है, बट लेट अस प्रूव इट। Let the speed of light in air is c, then what is the speed of light in a medium of refractive index mu? It will be c by mu, है ना। v जो होता है आपने पढ़ा है ना, म्यू का डेफिनेशन पढ़ा था, म्यू होता है c by v, तो v क्या हो गया, c by mu। तो अगर एयर में लाइट की स्पीड c है, तो किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, c by mu, राइट। टाइम टेकन बाय रे 1, यही वाली डायग्राम जो है इसको आप रेफरेंस मान लो। टाइम टेकन बाय रे 1 टू कवर थिकनेस T इज इक्वल टू, टाइम हमेशा, अगर मैं टाइम को T1 से रिप्रेजेंट कर लूं, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस, T डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किस स्पीड से, c बाय म्यू से। तो क्या इस टाइम को म्यू इंटू T बाय C लिख सकते हैं,
ये जो रे 1 है इसमें टी थिकनेस, टी यहाँ डिस्टेंस है, डी भी लिख सकते हो आप, टी यहाँ थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की, तो म्यू इंटू टी बाय सी इज द टाइम टेकन बाय रे 1 टू कवर दिस ग्लास एंड टाइम टेकन बाय ray 2 to cover the same distance. T2 है बेटा, अगर टाइम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस रे को कितना टाइम लगा, T बाई सी, क्योंकि इस रे ने जो सेकंड वाली रे मैंने कंसीडर करी इसने तो एयर में ही ट्रेवल किया है, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जितना ये ग्लास की थिकनेस है, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसे जो टाइम लगेगा वो ऑब्वियसली इस रे से कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये फास्टर है, एयर में स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा T2 है वो छोटा है, ठीक है, ऑब्वियसली वी कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना, जिसने थिकनेस उसमें ट्रेवल करी है, थिकनेस ग्लास में ट्रेवल की है, उसने ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगाया, तो इन दोनों इस टी को ट्रेवल करने में कितना डिफरेंस है टाइम का, डिफरेंस ऑफ टाइम अगर डेल्टा टी लिख लूं इट विल बी T1 माइनस T2, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 इज म्यू टी बाय सी माइनस टी बाय सी, तो बेटा डेल्टा टी कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी, नोट कर लो यहां तक, ठीक है, फिर से समझाता हूं बेटा, इस रे ने यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगाया वो T1 है, और ये रे यहां से यहां टाइम में पहुंची वो है T2, दैट मीन्स जब इसने ये T1 टी ट्रेवल किया तब तक ये रे थोड़ी आगे पहुंच गई होगी, क्योंकि ये वाला टाइम जो हमने लिखा T1 वो बड़ा है, तो कितनी देर के लिए ये ट्रेवल करी एक्स्ट्रा, इतना टाइम के लिए, मान लो ये 2 सेकंड है और ये 1.8 सेकंड है, तो इसका मतलब जब ये फर्स्ट रे ग्लास स्लैब से बाहर आई तब तक ये 0.2 सेकंड ट्रेवल कर चुकी थी, समझ में आ रहा है, तो उस 0.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 2 इन टाइम डेल्टा टी इज, मान लो वो dx है, वही पाथ डिफरेंस है, वही एक्स्ट्रा पाथ है, इट इज इक्वल टू c, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, सो इट इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा टी की जगह क्या लिख लें, ये म्यू बाय सी कॉमन ले लो इन दोनों में से आप, अच्छा यहाँ लिया भी था, इसके बाद ये वाली इक्वेशन भी है, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई सी, सो दिस सी एंड सी विल बी आउट, राइट, सो व्हाट इज दिस पाथ डिफरेंस, देयरफॉर इसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही पढ़ा था, यही स्टेटमेंट में भी लिखा था, तो आप डायरेक्टली याद रखें जब भी एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे इन द पाथ ऑफ लाइट, तो ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर, सो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, दिस इज एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, और उस एक्स्ट्रा टाइम में अगर एयर में ट्रेवल कर रही होती तो इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर जाती, तो वो जो एक्स्ट्रा ट्रेवल है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसी को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखेंगे, इसे हम यूज करेंगे इन YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर YDSC में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले समझ लेना बेटा,
ये हमारे पास एक स्लिट है S1, ये दूसरी स्लिट है S2। ठीक है, ये वो पॉइंट P है जिसके लिए हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था कि जो पॉइंट P होगा वहां पर ब्राइटनेस भी हो सकती है, डार्कनेस भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस। अभी बनाना मत। दिस रे इज ट्रेवलिंग सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इसके पाथ में अगर हम ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी थिकनेस है T, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से भी तो पाथ डिफरेंस हो गया। अब उससे क्या होगा, पहले वाला जो पाथ डिफरेंस हमारा आया था जिसे हमने यहाँ कैलकुलेट करा था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट किया, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस। अभी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय द ग्लास स्लैब, उससे क्या होगा बेटा, फ्रिंजेस की लोकेशन अभी x डिफरेंट आएगा। जैसे पहले x कितना आ रहा था, x मतलब ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, x कितना आ रहा था, n लैम्डा d बाई डी, यही था, कुछ और था देखो, है ना। अभी देखते हैं x कितना आता है। एक ग्लास स्लैब, या ऐसे लिखें इसको, ये तुमने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं बेटा शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, glass slab of refractive index mu and thickness T is introduced in the path of light from source S1। जो S1 से लाइट आ रही है उसके पाथ में, उसके रास्ते में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, और उस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस जो कैलकुलेट किया हुआ है, ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस reaching point P from from S1 and S2 is suppose delta x1 है, ये था ना पाथ डिफरेंस, स्मॉल d बाई कैपिटल D था, x में, बीटा में आया था ना, x देखो कितना है, श्योर, चेक करो। x तो हमारा आया था n लैम्डा, ठीक है, लेकिन ये पाथ डिफरेंस जो है दिस इज इक्वल टू n लैम्डा d, ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस है, एंड पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड by the glass slab
डेल्टा एक्स का यहाँ मतलब है एस टू एन। एक्स है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये डेल्टा एक्स बेसिकली जो हमने पहले कैलकुलेशंस करी थी, पाथ डिफरेंस बोला था, तब एक्चुअली एक ही पाथ डिफरेंस था, तो इसलिए हमने x1 x2 नहीं बोला था, सीधा उसको s2n ही बोला था, एंड वी कैलकुलेटेड इट एज लैम्डा d by d, x d by d, सॉरी, ये x into small d divided by capital D, and path difference introduced by the glass slab, अगर वो डेल्टा x2 है, so that is equal to mu minus 1 into t। अब चेक कर लो, ये तो प्रूव किया अभी हमने, डेल्टा x1 is x d by d and डेल्टा x2 is mu minus 1 into t। डेल्टा x2 इसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ, और डेल्टा x1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज एक्चुअली s2p minus s1p। बेटा जो हम ये कैलकुलेशंस कर रहे थे ना ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बेस पे, ये आप थोड़ा सा लेंथी मेथड है, वैसे वो अवॉइड ही करें इसको, अदरवाइज भी कर सकते हैं। देखो ये d है, ये d/2 होगा, ये भी d/2 होगा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, नहीं करना आप। तो क्या करें, ये वाले ट्राइंगल S1P, इधर कुछ नाम रख लो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के S1P फाइंड करें, फिर बाइनोमियल थ्योरम से स्क्वायर मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम से S1P निकालो, फिर ये वाले ट्राइंगल में से S2, अगर आप बुक में देखोगे तो ये होगा S2P स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर, बड़ा लेंथी हो जाएगा। फिर उसमें आप अगेन बाइनोमियल थ्योरम फाइंड करके यूज करके S2P निकालो, फिर फाइनली ये जो आपका डेल्टा x आएगा या S2n आएगा, ये क्या है S2P माइनस S1P, बट हमने थोड़ा सिंपल तरीके से ही कर लिया। और वैसे भी जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे ना, वहां पर भी अगर आप किसी बुक में देखेंगे, यहाँ अजम्पशन होगा कि ये कैपिटल D बहुत बड़ा है, तो ये चीज वहां भी लगानी है, जो कल भी कोई पूछ रहा था कि इसको इसके बराबर कैसे ले लिया, बराबर नहीं ले लिया, एज्यूम किया कि अगर स्क्रीन बड़ी दूर होगी तो बराबर होगा, तो ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी सेम अजम्पशन यूज करना है। सो नेट पाथ डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1, लिख लीजिए, x1 माइनस x2, नेट path difference, if I write delta x, it will be equal to delta x1 minus delta x2. It means that delta x equal to delta x1, that is x d by d minus mu minus 1 into t. पहले ये पाथ डिफरेंस कितना आया था, सिर्फ x d by d, अभी ये पाथ डिफरेंस आ गया x d by d minus mu minus 1 into t, because we have introduced a glass plate, glass slab for nth secondary maxima, for nth secondary maxima पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फॉर nth मैक्सिमा बोल दो, यहाँ सेकेंडरी प्राइमरी नहीं होता, फॉर nth मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। वही जो हमने फेज डिफरेंस के लिए भी पढ़ा था कि मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस होता है 2n पाई और पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। लेकिन यहाँ पर पहले जब हमने ये x फाइंड किया था तो x d by d को लिख दिया था n लैम्डा, x फाइंड कर लिया, अभी मैं लिखूंगा therefore x d by d minus mu minus 1 into t is equal to n लैम्डा। अभी जो पाथ डिफरेंस आया,
ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं दैट एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस हो गया प्लस एन लैम्डा। तो अब बताओ एक्स कितना आ गया, पोजीशन ऑफ एक्स तो पोजीशन है ना किसी भी फ्रिंज की, एक्स कितना आ गया, ये डी बाई डी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, देखो अर्लियर ये जो x आया था ये इतना ही था, एन लैम्डा डी बाई डी, याद है, n को 1 पुट किया था, 0 पुट किया था, तो आ गया था कि x 0, मतलब पहला जो ब्राइटर बैंड है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे बनता है, दूसरा बनता है लैम्डा डी बाई डी पे, ये डिस्टेंस है, तीसरा बनेगा 2 लैम्डा डी बाई डी पे। देन अभी सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, देखो अगर हम n की वैल्यू को 0 पुट करें, यहाँ इस फॉर्मूले को फिर से लिख लेता हूँ, अभी x कितना आया ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से, x आ गया म्यू माइनस 1 टी इंटू डी बाई डी एन लैम्डा इंटू डी बाई डी। ठीक, इफ n इक्वल्स टू 0 देन व्हाट विल बी x0, जानबूझ के मैं 0 बोल रहा हूँ, x1 x2 ऐसे बोलेंगे, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, राइट, पहले कितना आया था x0 से 0, तो ये हो गया डिस्टेंस है, देखो ध्यान से देखना, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये t यहाँ टाइम नहीं है, थिकनेस है, मीटर मीटर मीटर, एक कैंसिल होगा, एक तो बचेगा, ये यूनिट लेस है। तो अभी मान लो ये डिस्टेंस आता है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ ऐसे आता है, इसका मतलब अभी जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो यहाँ के बजाय 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रिंज पैटर्न। x1 कितना होएगा, देखना इससे फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 कितना आएगा, दिस विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि इसमें तो n नहीं है, टी डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी। तो अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, ये तो पता है कि चाहे ब्राइटर हो चाहे डार्कर विड्थ तो बराबर होती है, सो वी राइट x1 माइनस x0, किसी भी दो कंसेक्टिव फ्रिंजेस के सेपरेशन है, सो इट विल बी, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगेन द रिजल्ट विल बी सेम। इसका मतलब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है, फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं, यहां तक नोट करो। Therefore, by introducing a glass slab, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से the fringe width is not affected. The fringe width is not affected, but all the fringes get shifted. ठीक है, और शिफ्ट इन फ्रिंजेस कितना होगा,
इज इक्वल टू म्यू, डायरेक्ट भी याद रखोगे बेटा फॉर्मूले को, म्यू माइनस 1 स्मॉल टी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है क्लास, ये एक चीज देखना, ये हो गया एक्स्ट्रा पाथ। क्लास लैब इंट्रोड्यूस करने से ये एक्स्ट्रा पाथ इंट्रोड्यूस हुआ, इनटू डी बाय डी कर दो, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो वो हो गया शिफ्ट इन फ्रिंजेस। और ये जो शिफ्ट इन फ्रिंजेस है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इसमें एन नहीं आ रहा, जैसे इसमें एन आ रहा था, ठीक है। एक्स कहाँ बनेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू आपने ली। शिफ्ट इन फ्रिंजेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इसका मतलब जितने डिस्टेंस से पहली वाली फ्रिंज शिफ्ट होगी, उतने डिस्टेंस से फोर्थ वाली फ्रिंज या फिफ्थ वाली फ्रिंज शिफ्ट होगी। फ्रिंज शिफ्ट इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो ग्लास लैब इंट्रोड्यूस करके फ्रिंज पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा बने, देखो शिफ्ट होने का मतलब क्या है। सपोज ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और यहां बन रहा है जी फ्रिंज पैटर्न, इतना सा बना, राइट। देन वी इंट्रोड्यूस ए ग्लास शीट। शिफ्ट होने का मतलब है कि ये पैटर्न अभी इतना ही है, ठीक है। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा वो डिपेंड करेगा, म्यू कितना है, थिकनेस कितनी है, ये कैपिटल डी स्मॉल डी तो फिक्स ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये है बेटा ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो करने ही है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करते हैं और फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे बेस। देखिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन के ऊपर रहेगा फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक है। ये नहीं है कि अभी इंटरफेरेंस पैटर्न ये बना है, हम देख रहे हैं और जैसे हम उधर मुड़ के फिर देखें तो वो गायब हो गया। एन इंटरफेरेंस पैटर्न which remains on the screen for a longer time is known as sustained interference. ठीक, खुद लिख लेना। इसके लिए बेटा ऐसे नहीं आ जाएगा, इसके लिए certain criteria is there, certain conditions need to be fulfilled. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। और सबसे पहली कंडीशन ये है कि द सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट के जो सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंस से क्या होता है? द फेज डिफरेंस between the waves emitted by the coherent sources फेज डिफरेंस जो होता है वेव्स के बीच में emitted by the coherent sources remains constant। और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हुआ अगर, तो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। जहां मैक्सिमा बना,
अभी कुछ फेज डिफरेंस जैसे जहां पर 0 है वो 0 है, जहां 180 है वहां 180 है, जहां कुछ 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो 60 है. इफ इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल पोजीशंस इट इज कांस्टेंट, राइट. तो उससे क्या होगा, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा की. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो चेंजिंग नहीं होना चाहिए. हमने मैथमेटिकली भी उस फेज डिफरेंस को y2 में लिखा था, जो इक्वेशन देखना, sin ओमेगा t प्लस फाइव, दिस इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस ओनली व्हेन वी हैव कोहेरेंट सोर्सेज. और ये कोहेरेंट सोर्सेज कहां से आएंगे, फ्रॉम ए सिंगल सोर्स. ठीक है, डिवीजन करके. कैसे डिवीजन की, दो स्लिट्स ले लिए आगे, तो दोनों स्लिट्स जो हैं दे विल एक्ट एज टू सोर्सेस. द सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट. ठीक है, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए. दूसरा ये है, देखो जो कैपिटल डी है, बेसिकली बीटा शुड बी लार्ज. बीटा शुड बी लार्ज, वाई सो. और ये बीटा मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली दिस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी. पहले देखते हैं कि बड़ा क्यों होना चाहिए. मान लो कि बीटा जो है वो बहुत ही छोटा है, इट्स फ्यू माइक्रो सेंटीमीटर या फ्यू मिली सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर फ्रिंज विड्थ आ रही है हमारी. इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राइटर बैंड है, अगर ऐसे बैंड बना, ये ब्राइटर बैंड बना, उसके बाद ये डार्कर बैंड हो गया, फिर ये ब्राइटर बैंड हुआ और ये डार्कर बैंड हो गया. ठीक है, ये डार्क हो गया, ब्राइट डार्क ऐसे. ठीक है, यहां देखो हमें कंफर्टेबली वी कैन सी कि कहां से ब्राइट शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, फिर डार्क कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, फिर ये ब्राइट शुरू हो गया, फिर ये डार्क शुरू हो गया. ये इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा है. अगर ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो, आप यहाँ लाइंस बना लो, ये डार्कर बैंड, ये ब्राइटर बैंड. ठीक है, जितनी लाइन की थिकनेस है उतना ही बैंड है, और इवन इससे भी छोटा अगर हुआ तो ये बैंड इतने पास पास होंगे कि पता नहीं चलेगा कहाँ खत्म हुआ और कहाँ स्टार्ट हुआ. इट विल गिव यू ए कॉन्टिन्यूस इंप्रेशन. ठीक है, जैसे मैं यहाँ डॉट्स बना दूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 डॉट बना दूं. दीज डॉट्स आर सो क्लोज कि अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको एक ही लाइन दिखेगी. व्हेन यू सी इट माइक्रोस्कोपिकली, यस, ये तो डिफरेंट है. तो अगर ये फ्रिंज पैटर्न बना है ऐसा जिसमें बीटा बहुत ही कम है, so that will not be considered as a good or sustained fringe pattern, because that will give an impression of continuity, not redistribution, not readjustment, not brightness darkness. एक जैसा पैटर्न दिखेगा. So for that beta should be large. अब बीटा लार्ज रखने के लिए this capital D should be large and this small d should be small, and that is why ये assumption में भी हम लिखते हैं, ये जो कैपिटल D होता भी है ना प्रैक्टिकली, this is few meters. It can be 4 meter, 5 meter, 6 meter. और जो small d है, it is very small. It should be very small. Few centimeter. ठीक है, उससे क्या है, एक तो हमारा वो जो मैथमेटिकल अजम्पशन है वो वैलिड हो जाएगा, जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है. और दूसरा ये भी जस्टिफाई हो जाएगा कि बीटा को लार्ज कैसे करना. बीटा क्यों लार्ज होना चाहिए वो तो पता चल गया. बीटा शुड बी लार्ज बिकॉज we can easily differentiate, we are able to easily differentiate between brighter and darker band, otherwise they'll merge. थिकनेस इतनी, ये ब्राइटर फ्रिंज विड्थ की थिकनेस इतनी कम होगी कि पता नहीं चलेगा कहाँ ब्राइट शुरू हुआ और कहाँ डार्क खत्म हो गया. दूसरा बेटा एक और है, इनकी इंटेंसिटी का भी डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. ब्राइटर शुड बी परफेक्टली ब्राइट, डार्कर शुड बी परफेक्टली डार्क. ये नहीं हो कि एक ग्रे हो और दूसरा ब्लैक हो, ग्रे को बोले ब्राइट और ब्लैक को बोले ये डार्क है, उससे भी मर्ज हो जाएंगे कलर. आप एक जैसे कलर से ग्रे और ब्लैक का एक पैटर्न बनाओ, इट विल अपीयर ब्लैक, क्योंकि उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखो, टू सी
a clear contrast between brighter and darker bands. The intensities should be different. वेव्स की जो इंटेंसिटीज हैं, दीज इंटेंसिटीज शुड बी डिफरेंट. और इंटेंसिटी डिफरेंट तब होगी जब ए और बी के बीच में डिफरेंस ज्यादा है. मतलब जो भी वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. द एम्पलीट्यूड्स of the waves being superimposed should be as large as possible. इसको भी मैं जस्टिफाई कराता हूं. सपोज करते हैं कि ए है 10 और बी है 9, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम. should be as small amplitude. The amplitude of the waves being superimposed, amplitudes नहीं, difference of the waves being superimposed should be as small as possible. large नहीं, small. देखो कैसे, ये डिफरेंस है 10 और 9, कम डिफरेंस है. व्हाट इज a प्लस b? 19. एंड व्हाट इज a माइनस b? 1. अब देखो, इससे अगर ये डिफरेंस एम्पलीट्यूड का डिफरेंस स्मॉल होगा तो इंटेंसिटीज का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा. To see a clear contrast between brighter and darker bands, the intensities should be different by large amount. डिफरेंट नहीं, सिर्फ उनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए. तो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस तब ज्यादा होगा, ध्यान से देख लो, अगर नहीं भी समझ आया तो दोबारा पूछो. एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस तब ज्यादा होगा जब, तो एम्पलीट्यूड का नहीं, इंटेंसिटी का डिफरेंस तब ज्यादा होगा जब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस कम है. कैसे? अगर एम्पलीट्यूड का डिफरेंस कम ले लिया, जैसे मैथमेटिकली एक को 10 और एक को 9 ले लिया, तो a प्लस बी आ जाएगा 10, a माइनस बी आ जाएगा 1. तो आई मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के. सो इट इज 19 स्क्वायर, दैट वुड बी 381. 381 ही हुआ, 361. हाँ, 19 20 are 380, 380 minus 90 is 361. और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? a माइनस बी के स्क्वायर के. सो दैट इज 1. ठीक है, डिफरेंस ज्यादा हो गया इंटेंसिटीज का, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस कम था. ऐसे सोचो, अगर a है 10 और b होता 2, तो a प्लस बी कितना होता? 12. तो a प्लस बी मतलब आई मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? a प्लस बी के स्क्वायर के. तो ये कितना बनता? 144. और जो मिनिमम इंटेंसिटी इस केस में होती, a माइनस बी 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, दैट इज 64. ये डिफरेंस तो इतना ज्यादा नहीं है. ये डिफरेंस इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इनमें डिफरेंस ज्यादा है. तो जितना कम डिफरेंस हो, देखो अगर ये दोनों 10-10 होते तो मैक्सिमम आना था 100 के प्रोपोर्शनल और मिनिमम आना था 0. एक 100 और दूसरा 0, हो गया डिफरेंस ज्यादा. मान लो दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा, एक 10 है और दूसरा 1 है, तो मैक्सिमम हो गया 11 का स्क्वायर
और मिनिमम हो गया 9 का स्क्वायर, तो एक हो गया 121, दूसरा हो गया 81, वो डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। टू हैव ए बेटर लाइक विजिबल सस्टेन्ड इंटरफेरेंस शुड बी क्लियरली विजिबल, बीटा जो है लार्ज होना चाहिए और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज के बीच में डिफरेंस भी होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ब्राइटर शुड बी परफेक्टली ब्राइट, डार्कर शुड बी डार्क, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वो पैटर्न विजिबल होगा। एंड टू मेक अ बिगर डिफरेंस बिटवीन देयर इंटेंसिटीज, देखो द एम्पलीट्यूड शुड बी ऑलमोस्ट सेम और सेम, एग्जैक्टली सेम। इसलिए जो ये स्लिट्स बनाई जाती हैं, आपको याद होगा पहले दिन मैंने बोला था कार्डबोर्ड में पिन होल किए, उन स्लिट्स की विड्थ भी ऑलमोस्ट बराबर रखी जाती है, ताकि यहाँ से जो वेव्स निकले दोनों से, ये नहीं एक मोटा सा गोला बना दिया और एक पतला सा बना दिया, है तो दोनों ही सोर्सेस कोहेरेंट होंगे दोनों, बट ए और बी में डिफरेंस ज्यादा होने के कारण मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, उससे हमें क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ब्राइटर और डार्कर कहाँ कहाँ वो मर्ज हो जाएंगे, कलर्स ही, कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशंस हैं फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया कि ये दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ एक बल्ब है और एक यहाँ बल्ब है, मतलब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को यूज किया है स्लिट्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, स्लिट को ब्राइटन अप करने के लिए। तो यहाँ जो पैटर्न बनेगा, क्या वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्योंकि उनके कारण, देखो कोई भी लाइट का सोर्स है, इसका मतलब क्या है, ये लाइट का सोर्स है, इसका मतलब है लाइट का सोर्स होता क्या है, देखो इसका मतलब है इसमें जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं उनका ट्रांजिशन हो रहा है इनटू द ग्राउंड स्टेट, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अब दो बल्ब भी हमें दिख रहे हैं ना एक जैसे, सेम कंपनी, सेम मेक एंड मोड, एटॉमिक लेवल पे तो डिफरेंस, बिकॉज मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व, तो वो कभी भी 100% सेम नहीं होगा। इसलिए अगर दो इंडिपेंडेंट लाइट के सोर्सेज हैं, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट, एंड सो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न cannot be found. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इसका हम न्यूमेरिकल्स करके विल फिनिश अप दिस YDSC।